Hey, hi, what's up, everybody? Once again, welcome to a fresh new episode of Choice That Matters. I am Pinky, the host of the show, the writer of the show, the concept creator of the show. Well, who am I here to meet with? Well, I'm here at Old Bricks Cafe and I'm here to meet with one of the most versatile personality I'm saying because I know this lady from a very close distance. Ever since I have met her, I have always thought that this lady is someone to be inspired from. She has a story to tell all of us, not just because she is an artist or a singer, that's why I am very much inspired from her, but actually her story is something to be inspired from and to be boasted upon. So let's hear her part of struggle, hear her part of journey. From her, let's meet Swapna Rani Patra, one of the very versatile voices and of course a versatile personality, as I said. So चलिए अंदर चलते हैं. So here I am and I have this beautiful lady who I was talking about, this versatile personality and singer, जो एक caption में मैंने introduction दिया था. She is Swapna Rani Patra. I knew her as an artist first, but within the year span when I met her, I got to know her story and you know, सिर्फ उनकी वॉइस नहीं, पूरी जर्नी उनकी बहुत इंस्पायर करेगी हर किसी को. आगे आप सुनेंगे ज़रूर, लेकिन सबसे पहले आपको मैं सुनाती हूँ कि मैं इनकी फ़ैन कैसे बनी. Can I hear something from you, 2 lines? जो याद आ रहा है मैं भी वो गा रही हूँ. अलबेला सजन आयोरी, अलबेला सजन आयोरी, मोरा अति मन सुख पायोरी, अलबेला सजन आयोरी, अलबेला सजन आयोरी. What better introduction I could have given to you, you know? आप लोगों को मुझे थोड़ा थोड़ा घूस में कुछ भेजना चाहिए, एटलीस्ट स्माइली और अ थैंक यू, यू नो, इतना प्यार से शुरू हो रहा है एपिसोड. एंड एज आई सेड दी, जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ योर वॉइस, आई हैव बीन इंस्पायर्ड विथ ईच एंड एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ, एंड आई वॉन्ट पीपल टू नो यू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव टू. सो स्वप्ना रानी पात्रा, आई वोंट डिस्क्लोज द एज नाउ, बट जब आपने अपने सिंगिंग की करियर फुल ऑन शुरू की तो उससे पहले की जर्नी, व्हाट वे यू, हाउ डिड यू स्टार्ट? आई नो दैट यू फ्लू फ्रॉम बैंगलोर हियर इन ओडिशा, और वैसे आप उड़ीसा से ही हैं लेकिन आप वहाँ रहती थी, तो वहाँ आप गई क्यों थी एंड व्हाट वाज योर जर्नी देयर? प्लीज़ टेल अस अबाउट इट. थोड़ा पहले से मैं बोल दूँगी कि मैं क्लास 2 से सिंगिंग शुरू की. जब मैं कटक गई, पापा मेरे मैनेजर थे, बैंक मैनेजर, तो ट्रांसफ़र होता रहता है एज़ वी नो उड़ीसा में जहाँ पे भी जाते हैं. तो लकीली फॉर्चुनेटली भगवान ने कटक भेजा, एंड दैट टाइम कटक वाज अ कल्चरल सिटी, राइट, जो कैपिटल हुआ करता था उड़ीसा का, और वहाँ पे सारे फंक्शंस, प्रोग्राम्स एंड कॉम्पिटिशन्स, गुरु बहुत अच्छे होते थे. अलग जगह से कटक में बहुत बेहतर गुरु होते थे. तो जब वहीं से मैंने शुरू किया मेरा सिंगिंग कैरियर, आप सोच लो, क्योंकि क्लास 2 में मैंने शुरू किया और क्लास 2 से ही मैंने कॉम्पिटिशन्स जीतना शुरू कर लिया था. wow. जो सब जूनियर ग्रुप होते हैं, फिर जूनियर ग्रुप होता है, एंड वहाँ से शुरू हुआ. फिर जैसे ही ये हमारे उड़िया कल्चर है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, फिर पढ़ने के बाद पढ़ाई में भी अच्छी थी, तो पढ़ाई भी अच्छा था, तो इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग के बाद फिर शुरू हो गया कि दोस्त लोग बोलते हैं कि चलो भाई बाहर ही चलते हैं, काम करेंगे, यहाँ पे तो इतना सैलरी अच्छा नहीं होता. सो दैट्स व्हाई आई वेंट टू बैंगलोर फॉर IT कैरियर, जो भी लोग चाहते हैं. दो मैं BE मैकेनिकल हूँ, बट मैकेनिकल के बाद भी कर सकते हैं कोई भी कोर्स करके या कर सकते हैं, तो इसीलिए गई और वहाँ पे शुरू किया. फिर मेरी जो जॉब थी, मैं लकीली मैं 2005 में गई और मुझे 1-2 महीने में जॉब भी मिल गया. दो इट वाज नॉट IT कंपनी, बट शायद वो मेरा डेस्टिनी था, भगवान मुझे वहीं पे भेजना चाह रहे थे, तो मैं वहीं पे ज्वाइन हो गई. और वहाँ से आप सोच लो कि वो जो कंपनी था, दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, गाना, भजन, बिकॉज आई वेंट टू अ टेम्पल.
और उसके सामने ही मॉल था, शॉपिंग मॉल। और शॉपिंग मॉल तो फेमस था ही था, और दैट्स ए टूरिस्ट प्लेस जो शिवा टेम्पल था। तो वहाँ पे भी जब गई तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का जो डिवाइन था, एम्बियंस था, वो बहुत अट्रैक्ट कर गया। तो वहाँ पे जैसे ही भजन चल रहा था, मैं भजन गा ली, तो वहाँ पे जितने सारे स्टाफ्स थे और स्टेज पे बैठे थे, तो वो सारे पूछने लगे कि कहाँ से अचानक से एक लड़की आ गई और इतना अच्छा गा रही है। तो ये खबर वहाँ के, जहाँ पे भी जॉब की मैं, वहाँ के एमडी तक पहुँच गया। तो एमडी से मुझे कॉल भी आ गया। फिर वो चाहे कि वो शायद ऐसे कोई पोजीशन है, ऐसे कोई चाह रहे थे कि जो थोड़ा अच्छा गाना भी versatile हो, हाँ, cultural, versatile हो, right. पढ़ाई में भी अच्छी हो, और बहुत स्मार्ट हो, या सब कुछ काम कर सकती हो, कैच कर सकती हो, सीख सकती हो। तो नेक्स्ट डे मुझे इंटरव्यू के लिए आ गया कॉल, और मैं सिलेक्ट भी हो गई। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। फर्स्ट पोजीशन क्या था आपकी उस कंपनी में? मेरा पोजीशन जो था, आई वॉज इनटू आईटी अगेन, बिलिंग सेक्शन। Right. जो हमारा जो आपका कैशियर जब बिलिंग करता है, उसका एक इंटरनल पार्ट भी होता है जहाँ पे उसका कनेक्शन जाता है सर्वर रूम पे हम बैठते हैं। बैठ के अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ बिलिंग में, जैसे जो भी सेल्स पर्सन होता है या कैशियर होता है, उसको जो प्रॉब्लम होती है, जो मर्चेंडाइज जब हम एंट्री करते हैं, उसका रेट नहीं लिखा होता, कभी कभी आप जाते हो शॉप पे, तो वो सब हम सॉल्व करते हैं। कभी कभी एंट्री कर लेते हैं, कोडिंग में है वो या जो भी है। तो मैं वहीं पे ज्वाइन हुई। मतलब वो तो हार्डकोर आईटी था। तो मॉल के लिए मैं एज अ बिलिंग सेक्शन में मैं ज्वाइन हुई। तो ऑलमोस्ट 9 इयर्स आप उस कंपनी में थी। ये मुझे शायद 9 इयर्स के आसपास, ज़्यादा है, 14 इयर्स ऑलमोस्ट। 14 इयर्स ऑलमोस्ट, ओके। एंड आप वो सेगमेंट से यू वेर एट अ पोजीशन जो कि मतलब बहुत ही, वैसे वो भी बहुत रेस्पेक्टेबल है, बट दैट अगेन कम्स विथ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट and lot of responsibilities too. What was that position about? Exactly, right. See, when we go out and हम जब बाहर जाते हैं, हम यही चाहते हैं कि मेरा ग्रोथ हो, पैसे में हो या मटेरियलिस्टिक हो, गाड़ी बंगला सब कुछ हो। जो अरमान हम लेके जाते हैं, घर छोड़ के जाते हैं, पापा मम्मी को छोड़ के जाते हैं, तो वही अरमान जो लेके गए थे। तो किसी का सक्सेसफुल होता है कुछ ईयर्स में, किसी का बहुत साल लग जाए, कोई सक्सेसफुल होता भी नहीं है, बहुत सारा हार्डवर्क करने के बाद भी नहीं होता है, कुछ खामियां रह जाती है। तो उसी में मैं गई थी। तो मैं देखी कि मुझे, क्योंकि वो वहाँ का कल्चर इतना अच्छा लगा, वहाँ का अपनापन इतना अच्छा लगा, तो मैं जैसे ही ज्वाइन की, तो मैं एक के बाद एक पड़ाव में वहीं पे क्रॉस करती गई। मैं उस इंसान में से नहीं हूँ जो कि एक कंपनी छोड़ के फिर 3 महीने में 4 महीने में फिर जंप करने लगे सैलरी के लिए। बट मेरा एक टारगेट था कि नहीं, मैं वही कंपनी की टॉप पे रहूँगी जिसको देख के लोग एग्जाम्पल दें कि ये लड़की कंसिस्टेंट है। एक पूरा जूनियर लेवल में और पूरा स्टार्टिंग सैलरी में रही, और जो हाईएस्ट सैलरी है और जो हाईएस्ट पोजीशन है वो उसी पे वो है देखो। ताकि पता नहीं क्यों ऐसा, क्या कि एग्जाम्पल तो मिलेगा ही, ऑब्वियसली सीईओ एमडी जो हैं उनको तो मिल जाएगा कि हाँ देखो ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत लॉयल हैं, जो कि बहुत ऑनेस्ट हैं, सिंसियर हैं, एक ही कंपनी की तरफ से। तो मैं जेन्युइनली बहुत जेन्युइन था मेरा प्यार वहाँ के लिए, काम के लिए। मैं ऐसे दिखावे में नहीं करती थी, सैलरी के लिए नहीं कर रही थी। हर चीज़, कुछ भी काम हो, चाहे वो रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, ख़त्म करके ही मैं जाती थी। मैं वैसी थी कि टाइम हो गया जैसे, क्योंकि हर कोई वैसे ही जाता है, क्योंकि फैमिली है या जो भी है, जो फैमिली भी नहीं है, जो बैचलर भी नहीं है, बट वो टाइम देख के जाता है, राइट। हर कोई, मेरा 10 से 6 बजे तक का टाइम, मेरा काम वही है। तो मैं बट वैसा नहीं थी। मैं बहुत अपने आप को स्ट्रेच करके काम करके, पता नहीं वो बहुत अच्छा लगने लगा था कि क्या है, तो मुझे वहीं से इंस्पिरेशन मिला, तो मैं सब कुछ अचीव की। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, आई नो दैट, बिकॉज वेन एवर आई हैव मेट यू ऑन स्टेज आई हैव सीन यू बीइंग लाइक अवेलेबल फॉर द ऑडियंस, इवन इफ लाइक होता है ना, वो एक चॉइस हो जाता है, मैम 1-2 गाने और गा लो ना, आप 2-3 नहीं 4-5 गा लेते हो और बहुत अच्छे से एंटरटेन भी करते हो। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर्स आई नो, बट लेटर ऑन इन 2007 यू गॉट मैरिड, तभी भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर था। एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं, अच्छा मैरिज के बाद वाली लाइफ कैसी थी एंड कैसे हुई, पहले वो बताइए और फिर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आऊँगी। मैरिज तो मेरा अरेंज ही था, एंड तब तो सोचा ही था कि पेरेंट्स जिसको पसंद करेंगे उसी से शादी करूँगी, क्योंकि हमारा कल्चर है, आप जानते हो उड़ीसा में सब यही सोचते हैं कि पापा मम्मी जिसको ढूंढ लेंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि पापा मम्मी की ही लाइफ इतनी अच्छी है, या बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और बहुत सारे या रिवाज हैं,
सोच लो कि कल्चर है हमारा उड़ीसा में। तो और मुझे जब मैं जॉब की 2005 में की, 2007 में मेरा शादी हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहीं रहना है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, शादी के बाद अगर कोई आईटी सेक्टर में होगा लड़का तो उसको अब्रॉड जाना होता है, तो मुझे उसके साथ पीछे पीछे जाना पड़ेगा, उसका टेल बन के रहना पड़ेगा। तो मुझे वैसे चाहिए नहीं था कोई, तो मुझे ऐसा चाहिए था कि जो मेरे साथ साथ चले, जो मेरा भी एम्बिशन पूरा हो, उसका भी एम्बिशन पूरा हो, मेरा भी काम हो जाए, उसका भी काम हो जाए, फैमिली हम एक ही जगह पे रहें बैंगलोर में। तो क्योंकि ऐसा कोई लड़का मिल गया था, तो पेरेंट्स देखे थे, तो मैं उनसे शादी की, तो वहीं पे ही थी मैं बैंगलोर में, वहीं पे शादी हुआ और वहीं पे मैं रहती थी, काम भी करती थी, खाना भी बनाती थी, बच्चे भी हो गए, एक ही बच्चा है, वो भी गया। 2009 when your son happened to you, that good news happened to you. Okay. Until now we must be thinking कि स्टोरी कहाँ है, क्योंकि ये तो कॉमन है लाइफ में, लेकिन नहीं, हर लड़की के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा आता है जो बड़ा ट्विस्ट वाले के साथ, यू टर्न के साथ आता है। सो 2009 son happened to you, the good news happened to you. 2014 you got divorced just after 5 years. What came as a result of it? Like उसके बाद क्या हुआ and why did that happen according to you? It's I think it's very common nowadays in our day-to-day life, मेट्रोज़ में बेसिकली ज़्यादा यहाँ पे भी हो रहा है, बट पता नहीं चलता है, बिकॉज पता नहीं कोई छुपा देते हैं या कोई नहीं होता, बट वहाँ पे बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। जब हम मेट्रोज़ में रहते हैं, व्हेन वी आर बेसिकली ये होता है, हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों वर्किंग हो, या मैनेज नहीं कर पा रहे हों, या लाइफ में, या बहुत सारे रीज़न्स हैं डिवोर्स के, राइट। किसी का पर्सनल रीज़न होता है, किसी का प्रोफेशनल रीज़न होता है। भगवान ने बनाए हैं सबको इतना डिफरेंट के, इतने स्टोरीज़ हैं हमारे आमने सामने अराउंड लाइफ में। तो मेरा तो था, जो रीज़न था, दैट वाज डाउट। इट्स वेरी वेरी डेंजरस। डाउट एक बार आता है माइंड में या हार्ट में, तो उसको क्लैरिफाई करना, उसको प्रूफ करना, एक लेडीज़, आजकल के लेडीज़, या जैसे हम बोलें सीता के टाइम से तो चल ही आ रहा है तो आज तक भी हम यही प्रूफ करते रहते हैं कि नहीं भाई डाउट मत करो। बट वो सिचुएशन है क्यों आना, जब हम एजुकेटेड हैं, जब हम वी अंडरस्टैंड कि दिस अ लाइफ, जब हम शादी करते हैं, हम वही कंडीशन से शादी करते हैं कि देखो भाई मेरा लाइफ ये है, मैं जॉब कर रही हूँ, या मैं इतना घंटा काम करूँगी, मैं उतना घंटा काम करूँगी, तुम्हारा लाइफ अलग, प्रोफेशनल में हम दोनों अलग हैं, बट पर्सनली जब हम वापस घर आते हैं, वी शुड फॉरगेट एवरीथिंग, वी शुड रिमूव ऑल आवर डाउट्स, व्हाटएवर जो भी है, एंगर या रिवेंज हो या फ्रस्ट्रेशन हो, बहुत हो जाता है, राइट, जब हम मेट्रोज में काम करते हैं। एंड देन यू कम बैक टू होम विथ वेरी पॉजिटिव नोट, राइट। तो जब वो नहीं होता है, जब तक होता है तो वी कैन मेंटेन आवर लाइफ्स, राइट, वी कैन एडजस्ट, वी कैन सैक्रिफाइस, वी कैन कॉम्प्रोमाइज़। बट जब वो नहीं होता है एंड वी स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर कि तुम ऐसा करती हो, तुम ऐसा करती हो, तुम इसके साथ घूमी या उसके साथ घूमी। अगर मैं नहीं बोलती हूँ किसी को, या मैं अपने एक्स को नहीं बोलती हूँ, तो उसका भी हक नहीं है कि मुझे पूछना। तो इट्स लाइक वी आर इक्वल, वहाँ पे मेल फीमेल ईगोज़ आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से लाइफ में, बट वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है, ड्यू टू लॉज, इन लॉज हो, ड्यू टू उसके पेरेंट्स हो, ड्यू टू और कुछ, कोई कान भर देता है, कोई थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन आके बोल देता है, अरे तुम्हारी बीवी उसके साथ घूम रही थी, या तुम्हारी बीवी वहाँ जा रही थी, रात के 10 बजे क्या करती है। तो बट यू वर ऑल्सो वर्किंग, आप तो पहले भी काम कर रहे थे, अपने सन से पहले भी 2 years when जो वेडिंग का टाइम था तभी भी यू वर वर्किंग, एंड यू हैव ऑलवेज बिकम वर्कोहॉलिक। और वर्कोहॉलिक मतलब ही यही होता है कि यू आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर वर्क, करके ही तो आगे बढ़ना है कि हाँ मेरी बीवी या मेरी हस्बैंड, कुछ भी, दोनों इंसान है फर्स्ट, उसके बाद फिर मेल फीमेल आता है। अगर दोनों इंसान एक पार्टनर बनते हैं एक शादी में, एक मैरिज मतलब एक कनेक्शन होता है,
तो दोनों को साथ एडजस्ट करके चलना है, ना कि ओनली बीवी ही एडजस्ट करेगी या ओनली बीवी ही सब कुछ त्याग करेगी, सब कुछ करेगी। फिर भी हम इंडियन औरतें हैं, इंडियन वुमेन है, तो हम सह लेते हैं, कर भी लेते हैं। बट एक टाइम आता है जब वो पानी ऊपर चढ़ जाता है ना, तो फिर वो एक फ्रस्ट्रेशन निकलता है। तो वैसे ही कुछ हुआ लाइफ में 5 साल बाद, जो कि अच्छा नहीं था। बट आई ऑलवेज़ बिलीव इन गॉड कि भगवान जो करते हैं, जो लिखा गया है राइट पहले से, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो मैं पहले से ही सीखी हुई हूँ। तो मैं अगर पेन भी पा रही थी लाइफ में, या मैं ज़्यादा काम भी कर रही थी, या मैं कुछ भी सुन भी रही थी, अगर घर में होता है राइट, वी वर जॉइंट फैमिली, तो कोई बोल भी दे कुछ बुरा, क्योंकि कोई सोचता नहीं है बोलने से पहले। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, कुछ बोलते हैं किसी के बारे में तो हमें 2-3 बार सोचना चाहिए कि उसको कैसे फीलिंग होगा, ये वो क्या करके आई है। ना कि ये कि मैं अगर घर से बाहर काम करके आऊँगी और मुझे ये पूछा जाए कि तुम कहाँ से आ रही हो, तुम इतने देर तक क्या कर रही थी। पहले क्वेश्चन ये क्यों नहीं होता है कि तुम खाना खाई हो, कि तुम ठीक हो, तुम तुम्हारा दिन कैसा, हाँ तुम्हारा दिन कैसा था। ये पॉजिटिव क्वेश्चंस या आंसर्स हैं जो कि घर में एक अच्छा रिलेशनशिप बढ़ने के लिए होने चाहिए, जो कि हमारे बच्चों को भी हमें सिखाना चाहिए, बड़े भी जानने चाहिए। बट ये शायद कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि सोसाइटी में या बच्चों को ये सिखाया नहीं जा रहा है, या स्कूल में भी सिखाया नहीं जा रहा है। दिस एजुकेशन, पॉजिटिव एजुकेशन, जो हम बोलते हैं कि लाइफ में पॉजिटिव रहना मतलब बोलने से नहीं होता है, वो सिखाना पड़ेगा, तभी जाके ये बच्चे भी सीखेंगे जब बड़े होंगे। और बच्चों के सामने पेरेंट्स को भी एग्जाम्पल ही बनना पड़ेगा। अगर हम घर में पेरेंट्स झगड़ते रहेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। तो ये तो एक बड़ा डिस्कशन है राइट। बट स्टिल जब मेरी लाइफ में डाउट भर गया और ब्लेम गेम चलने लगा, सो आई डिसाइडेड कि मैं हमेशा ये औरत को ही क्यों सहना पड़ेगा। तो आई डिसाइडेड कि नहीं, आई हैव टू मूव ऑन। एंड मैं जो 7 साल गुजारी घर पे, मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ दिया है लाइफ को, बहुत कुछ दिया फैमिली को। तो फिर मुझे लगा कि गॉड शायद कहीं ना कहीं बोल रहा है कि तुम्हारा लाइफ या तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म खाली सहने के लिए नहीं हुआ या खाली काम करने के लिए नहीं हुआ। तो आई हैव मूव्ड ऑन। तो मुझे लगा कि नहीं, अकेले रहना चाहिए। एंड इट हैपेंड म्यूचुअली राइट? यस, इट हैपेंड म्यूचुअली। क्योंकि मैं एक पीसफुल इंसान हूँ, मुझे झगड़ा वगड़ा पसंद नहीं है, मैं सब कुछ सह लेती हूँ, सुन लेती हूँ। प्रोफेशनल में बहुत झगड़ा करती हूँ या फाइट करती हूँ या डिमांडिंग हूँ, क्योंकि मैं लीडर हूँ तो करना पड़ता है। मेरे अंडर 200 लोग काम कर रहे थे राइट। तो बट पर्सनल लाइफ पे एकदम अपोजिट थी, रिवर्स थी मैं। तो पीसफुल चाहिए थे, इसलिए मैंने सब कुछ दे के मैं वापस आ गई। सब कुछ दे के, अच्छा, तो ये सब कुछ दे के में भी हम वापस आएंगे, लेकिन आई रियली वांट पीपल टू नो कि जब आपने शुरू किया था, आप एक ही कंपनी में वहाँ पे रुकी हैं फॉर द एंटायर टाइम यू वर देयर, you started with a salary that was 5 digits, right? Exactly, yeah. And 10,000 you can say. 10,000 rupees, and you ended up there with a salary of how much? I ended up, when I left my company, it was like 1.75 lakhs per month. 1.75 Plus lakhs. incentives, and I have been to 40 countries in my life. Right. I have done all the adventures except skydiving, which was my again. Right. वो पूरा नहीं हुआ है, बिल्कुल मैं करूँगी, बट 2-3 साल में उसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है। उसको छोड़ के सब कुछ। Now I want to highlight this, जो लोग सोचते हैं ना कि जब लड़की इंडिपेंडेंट होती है और पैसा बहुत कमाती है या फिर लाइफ बड़ा लैविश जीती है तो सब बड़ा आसान होता है। इट्स नॉट दैट, बिकॉज nobody I think wants after wedding locks happens कि भाई मेरा डिवोर्स हो जाए। सब लंबा टाइम रहना चाहते हैं, बिल्कुल। और आपने भी वैसा ही सोचा होगा। एंड यहाँ पे एक सेंटेंस उन्होंने कहा कि मैं सब दे के आ गई। यू नो, सब दे के आने में सबसे बड़ा कीमत जो इनको चुकाना पड़ा वो क्या था? आई एम ए सिंगल मदर, तो मैं अपने बेटे को भी उनके हाथ कस्टडी में दे के आई। क्योंकि आजकल बहुत अगर मैं लीगली जाऊँ या बहुत सारा फाइट्स होते हैं, बेटे को लेके ही बहुत फाइट्स होते हैं, सन डॉटर किसका भी हो, क्योंकि वो बहुत सालों तक चलती है। वो बोलने में सबके लिए बहुत इजी होता है कि तुम क्यों लड़ाई नहीं की, तुम ऐसे कैसे, तुम माँ हो कैसे छोड़ दिया, माँ हो कैसे छोड़ दिया, और पैसा तो है हमारे पास, हम तो लड़ाई कर सकते हैं। बट
पैसे से बढ़कर ये है कि टाइम और एनर्जी, और जो हम टाइम गंवाते हैं उसके लिए, और उसके वजह से जो हमारी टेंशन मिलती है, जो हम भरपाई नहीं कर सकता। वो कोई समझता नहीं है। चलता है ये केस 5 साल 10 और फिर आप लोगों के भी और फिर माँ बाप की वजह से बच्चे भी पिस जाते हैं कहीं ना बिल्कुल, कहीं, बिल्कुल, right? बिल्कुल। बचपन में वो क्या देखेगा, वो यही देखेगा कि मेरे माँ बाप मेरे लिए ही झगड़ रहे हैं। तो मैं वही सोच के मैं ये डिसाइड की कि नहीं, अगर बेटा उनके पास खुश रहेगा तो उसको वहीं जाना चाहिए। और मैं वही डिसाइड की कि हर टाइम पे एक मदर को, एक माँ को ही क्यों सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सब ये क्यों बोले, हम बहुत सारे मूवीज़ देखे हैं, राइट, यही देखते हैं। बहुत सारे कम मूवीज़ है विच आई हैव सीन, आई थिंक रिश्ते, जिसमें अनिल कपूर मतलब करिश्मा कपूर चली जाती है और वो बेटे को संभालता है। Right. बट बहुत सारी मूवीज़ में अगर देखेंगे तो पति लोग ही चले जाते हैं और माँ लोग बच्चों को संभालते रहते हैं, पीसते रहते हैं अपने आप को, काम करके 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 फिर बच्चों को बड़ा करते हैं। सो ये सबके लिए इक्वल होना चाहिए। जब हम बात करते हैं कि मैन वुमेन और लड़का लड़की, पति पत्नी बात करते हैं, तो सबको इक्वली डेडिकेट करना चाहिए लाइफ को, चाहे वो बच्चों की तरफ से हो, किसी की तरफ से भी हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्यार नहीं करती हूँ मेरे बेटे, बिल्कुल करती हूँ। लास्ट टाइम कब मिले थे आप उससे? मिलते हैं? मिलने दिया जाता है? मिलने दिया तो जाना चाहिए, क्योंकि वो लिखा हुआ है लीगली, बट फिर भी मैं फ़ाइट नहीं करती हूँ। शायद मैं अभी 2 साल हो गए, मैं देखी नहीं हूँ। बात की हूँ 1-2 बार लकीली, बट कोई अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि आई हैव लर्न फ्रॉम माई लाइफ कि अटैचमेंट होने से ही सब कुछ दुख आता है, राइट। इफ़ आई लव यू मोर देन एनीथिंग एंड देन यू डू समथिंग विच आई डोंट लाइक इट, तो मेरा वो दिन, मेरा वो साल, मेरा वो महीना पूरा चला जाता है डिप्रेशन में। सो आई हैव लर्न वन थिंग कि नो अटैचमेंट विथ एनी वन, नॉट इवन डैड, मॉम, ब्रदर, सिस्टर, cousins, not even friends. Yes, I love everyone. I can do anything whatever they want. I can give anything what they want. But जो attachment है उसको अलग रखना है। मैं कभी रोती नहीं हूँ, ना किसी के डेथ होने पे या ना कोई छोड़ने पे नहीं रोती हूँ। ऐसे ही बन गए हो आप? तो ऐसे ही बन गए हो या ऐसे ही थे? ऐसे बन गई हूँ। Okay, accepted. Okay. Actually, I want to ask you, how was your family's reaction to your decision of like leaving him? Because you know, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, तो you said कि आप पहले डिसीजन ले लेती हैं और उसके बाद बताती हैं। तो उस समय का क्या सिचुएशन था? अगर अभी देख रही होगी तो मुझे डांटेगी कि ये बात हमेशा बोलती है, क्योंकि मैं इसलिए बोलती हूँ कि मैं हुई ऐसी, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसके लाइफ पे जो बीतती है उसी को मालूम होता है कि वो आगे क्या करना चाहिए, पीछे क्या हुआ है, या प्रेजेंटली मुझे क्या करना चाहिए। मैं सलाह ले सकती हूँ, मैं गाइडेंस ले सकती हूँ, बट डिसीजन तो मुझे लेना है। मेरी लाइफ में क्या हो रहा है वो शायद मेरे मम्मी पापा को ना पता चले, या भाई को पता ना चले, या फ्रेंड्स को ना पता चले, क्योंकि मैं बोलना ही नहीं चाहती हूँ। बल्कि लोग देखे होंगे जो आए हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव सब जानते हैं, राइट। इट्स ऐसा कोई तो होता नहीं है कि घर में आए और कुछ पता ना चले, ऐसा तो है नहीं। तो मैं पहले तो कर लेती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ मैंने कर लिया है। तो व्हाट वाज द इम्पैक्ट? अबाउट पर्सनल, अगर मैं जब बोली कि मैं घर छोड़ के आ गई हूँ, तो ऑब्वियसली सबका तो काइंड ऑफ हार्ट अटैक सिचुएशन आ ही जाती है, राइट। फिर मैं फिर समझाती हूँ भी, और समझाई कि आप लोगों को मालूम है कि मेरा सिचुएशन ये था या वो था। तो जब लाइफ यही चाहती है, या गॉड अगर यही चाहते हैं, तो मुझे इसी से ही मुझे रास्ता निकाल के आगे बढ़ना है, ना कि मैं पीछे देखूँगी। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि कैसे आपकी फैमिली ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, नहीं किया, एंड व्हाट वर देयर रिएक्शंस। मम्मी पापा इज समवन हु वी ऑलवेज थिंक ऑफ, दे विल सपोर्ट अस इन एवरी डिसीजन, बट व्हाट अबाउट सच बिग डिसीजन विच यू आर गोइंग टू टेक? आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट, मैं लकी हूँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स
ऐसे मिले जो कि मेरे ऐसे काम के बावजूद, मतलब पहले करती हूँ फिर मैं इन्फॉर्म करती हूँ, फिर भी मुझे एक्सेप्ट किए हैं, क्योंकि उनको मेरे ऊपर बहुत भरोसा है। उनको यही लगता है कि मेरी बेटी जो भी डिसीजन लेगी शायद वो अच्छे के लिए ही होगा, और क्योंकि मैं भरोसा करती हूँ गॉड पे, तो उनको भी यही लगता होगा, या मैं सोचती हूँ कि है, कि हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो जैसी भी है, जो भी करती है, लेट्स एक्सेप्ट हर, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सही लगता है, और वो आज तक मुझे सपोर्ट करते आए हैं। मेंटली मैं बोलूँगी वो अलग डिसीजन है कि मैं डिपेंडेंट तो हूँ नहीं उनके ऊपर, किसी के ऊपर भी, खुद मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, बट कहीं ना कहीं वो मेंटली उतना ट्रस्ट देते हैं। मैं अकेली रहती हूँ इन भुवनेश्वर पे, बट वो उनका कभी डाउट जैसा शब्द नहीं है उनके डिक्शनरी में। वो हमेशा मुझे ट्रस्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी बेटी जो भी करती है उसकी पसंद की करती है, और जो करती है अच्छा करती है, चाहे वो हाथ ना लगाए किसी पे, बट अगर हाथ लगाएगी तो वो अच्छे से जांच पड़ताल करके, पढ़ाई करके, रिसर्च करके कोई काम करती है। तो मेरा भाई, मेरा पापा मम्मी, दोस्त जो सब हैं जानते हैं कि मेरा नेचर ऐसा है या मैं ऐसी हूँ, तो सब ने मुझे भगवान की दया से ऐसे एक्सेप्ट कर लिया मुझे, और मेरे साथ हैं सब, लकीली सब मेरे साथ हैं। सो आप वापस जब आई उड़ीसा एंड यू पिक्ड अप दिस thing, like the singing thing which was there within you since ages and ages, and you thought of doing something in this apart from your job too. अब वैसे मैं बता दूँ कि she is also working and also she is an artist, she performs as a singer. So how did that came into existence like full fledgedly, क्योंकि उस समय भी आप कर रही थी, but वो इतना full fledged नहीं था, इतना अभी वो main एज time ऐसा नहीं था। तो वो टाइम पे क्या था कि बिल्कुल ही मैं बहुत पॉपुलर थी उड़ीसा में, क्योंकि मैं हर कंपटीशन विन की हूँ, बहुत सारा स्कॉलरशिप पाई हूँ, और मैं जब इंजीनियरिंग करी थी तभी +2 के टाइम पे ईटीवी उड़िया में फर्स्ट रियलिटी शो आता था, रागो अनुराग, तो वो फर्स्ट था, शायद किसी को याद भी नहीं होगा। मैं वहाँ की वो रियलिटी शो की मैं विनर थी। ओके। हाँ, तो उसके बाद से फिर मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हो गया, और मैं You काम flew करने- off to हाँ, Bangalore, हाँ, right? तो उसके बाद बहुत सारा चीज़ हुआ। तो वो टाइम पे शायद वो टाइम पे ही इरा महांती इन लोगों की एंट्री हुई थी, या वो टाइम हम सब शायद एक एज ग्रुप के होंगे जो कि हम सब स्टूडियो जाते थे, गाना गाते थे। मैं बहुत सारे JEE अभी जो सार्थक है, पहले वो JEE होता था, तो JEE के लिए मैंने बहुत सारे भजन, जब कैसेट होता था, CD नहीं होते थे, कैसेट्स के लिए मैंने गाना गाया है, और बहुत सारे एल्बम्स, सीरियल्स में गाई हूँ जब मैं मेरी +2 के अंदर बहुत सारा था। तो वो टाइम पे जो याद रखे थे, जब मैं वापस आई फिर 14-15 साल के बाद, सब भूल ही चुके थे कि स्वप्ना पात्रा है कौन, ये कौन है भाई, अचानक से आ गई है। हाँ। तो फिर बट 1 साल 1.5 साल के अंदर जैसे मैंने परफॉर्म शुरू किया, इवेंट्स किया और शोज़ किए, तो सब धीरे धीरे फिर रिकग्नाइज करने लगे, कह रहा तुम वही स्वप्ना हो, अच्छा जो मैं यहाँ पे देखी थी या मैं वहाँ पे देखा था। हाँ। तो ऐसे सब फिर जान पहचान हो गई, फिर लोग जानने लगे कि हाँ ये वही स्वप्ना है जो पहले कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट आती थी, या हमारे CD में गाई, कैसेट में गाई है, या सीरियल में गाई है। तो यहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ। मेरे गुरुजी कटक के हैं, जहाँ से मैं क्लासिकल सीखती हूँ या रियाज़ करती हूँ। तो फुल फ्लेज यहीं पे शुरू हुआ। ओके, सो स्ट्रगल्स थी हर जगह है, लाइक वेर एवर वी गो स्ट्रगल्स गोज हैंड इन हैंड, इट्स लाइक जस्ट अ पैरेलल लाइन टू आवर जर्नी। तो जब हम लोग ये स्ट्रगल कर रहे थे व्हेन वी वांटेड टू रीस्टार्ट आवर लाइफ फ्रॉम द बिगनिंग हियर, तो तब के टाइम पे लाइक हाउ डिफ़िकल्ट वॉज इट टू अगेन री एस्टैब्लिश योर सेल्फ, बिकॉज एक पता है क्या एक चीज़ होता है, आई डोंट नो हाउ विल यू, बिकॉज यू आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, इवन आई एम लाइक दैट, बट होता है कहीं ना कहीं when you are already there into somewhere and people, when you come back and nobody recognizes you, it heartbreaks you कि भाई मैंने इतना कुछ किया और लोग मुझे याद तक नहीं रखे, and then you have to again think like आप एक ज़ीरो हो और फिर ज़ीरो से आपको कुछ बनना है। तो was that kind of breakdown happened in your life during your singing career when you started? बोलूँ तो ऐसे हमेशा लगता है कि मुझे ये लगता था कि मैं बहुत काम कर चुकी है, मुझे फिर मेरी
मदरलैंड जाना है, उड़ीसा जाना है और फिर गाना गाना है। मैं तो पहले से ही गाती थी, लोग तो मुझे जानते होंगे। मुझे फिर ब्रेक मिल जाएगा, फिर मैं फेमस हो जाऊंगी या फिर मुझे ब्रेक मिलने लगेंगे, हाँ, फिल्म्स में गाऊंगी, एल्बम्स में गाऊंगी। मुझे ये मैंने एक तरह से ये अच्छा, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। तो मैं अच्छा हो कि मैं नहीं सोची। अगर मैं सोची कि नहीं नहीं मुझे तो लोग को याद नहीं करता होगा, मैं क्यों जाऊँ या क्या, तो मैं तो आती ही नहीं फिर। Right. तो मेरा पॉजिटिव थिंकिंग था कि ऐसे ऐसे होने वाला है, मैं उड़ीसा जाऊँगी तो एक ब्रेक मिलेगा, लोग जानेंगे कि स्वप्ना इज़ बैक। बट ऐसा कोई कुछ हुआ नहीं उड़ीसा में, क्योंकि इंडस्ट्री एकदम पूरा चेंज हो गया था। चेंज हो गया। और ये खाली गिने चुने 1-2 लोगों के अंदर लिमिट हो गया है कि उड़ीसा में फिल्म बनाएंगे तो यही बनाएंगे, गाना गाएंगे तो यही गाएंगे। यही गाएंगे। Right. क्योंकि उनको यही लगता है कि वही सिंगर हिट्स दिए हैं, राइट, मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज़ दिए हैं, तो उन्हीं से गवाना चाहिए। और जो टैलेंट और अच्छे सिंगर हैं उनसे क्यों गवाएं, अगर ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करते हैं तो मतलब मोर ओवर इन लोगों ने इंडस्ट्री को इस तरीके का बना दिया है कि इट हैज़ ऑल्सो बीन लाइक कि क्रिकेट के जैसा 32, 33, 34 के एज में आ गए तो यू प्लीज टेक द वॉलंटियरली रिटायरमेंट बिकॉज इट इज नॉट बिलोंगिंग टू यू राइट दिस नाउ। हैज़ टॉट अस, हमें सिखाया भी है कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है। आई हर्ड फ्रॉम ए वेरी ब्यूटीफुल शो सारेगामापा, हिमेश रेशमिया जी बोले कि माइकल जैक्सन, उसका नाम माइकल जैक्सन इसलिए नहीं हुआ कि वो किसी फिल्म के लिए गाता है या किसी हीरो के लिए लिपसिंग गाना गाता है या वो प्लेबैक करता है। माइकल जैक्सन है। तो हमें अपना सेल्फ आइडेंटिटी ऐसे बनानी है कि हम फिल्म में गाएंगे तभी फेमस होंगे या कभी हम स्टेज पे गाएंगे या फेमस होंगे, नहीं है। मैं दैट्स हाउ आई स्टार्टेड परिचय। कि परिचय इज़ माई ऑर्गेनाइजेशन, माई म्यूज़िकल ऑर्गेनाइजेशन, मेरा बैंड है। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड कि परिचय मेरा है और परिचय इज़ माई बेबी। तो मैं उसी के थ्रू लोगों को सिखा सकती हूँ, कॉन्फिडेंट बनाना हो या गाना हो या क्लासिकल सिंगिंग हो या सेमी क्लासिकल सिंगिंग हो। और जो सिंगर्स छुप गए हैं या उनको चांस नहीं मिलता है, मैं ऐसा हो सकता है कि मैं किसी को फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ कि तुम आओ मेरे पास फ्री में गाना गाओ और फिल्म में जा सकते हो, वो हमारा काम है ही नहीं। तो वैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, राइट, कि हाँ आप लाइव में गाओ, पैसे दो और आपको फेमस हम बना देंगे। ऐसे फॉल्स, ये तो सारे फेक हो गए, जो कि होता नहीं है हमारे उड़ीसा में। तो बट आई गिव देम ए प्लेटफॉर्म फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अदर सिंगर्स and which we have opened. Ajay is my founder, one of my founder. I am the founder, he is a co-founder. We both decided, हम जो कि childhood friends हैं, म्यूजिशियन, वो म्यूजिशियन है, मैं सिंगर हूँ, तो we decided कि ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग क्यों, even my parents also says कि तुम फिल्म में कब गाओगी, तुम सीरियल में कब गाओगी। तो मुझे मेरा आंसर यही है कि मुझे अगर पसंद आएगा तो मैं गाऊँगी ना। वैसे ही मुझे उड़ीसा इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री के गाने इतने स्टैंडर्ड का लगता ही नहीं है कि मैं वो फील्ड में गा सकूं। आप सिर्फ पॉकेट में पैसे के लिए तो नहीं गा सकते ना। कला एक साधना होती है, you can't just यहाँ पे do this क्रिएटिविटी thing को to आगे us. नहीं बढ़ाया जाता है। यहाँ पे लेग पुलिंग इतना होती है कि मैं अगर अच्छा गाना बना लूँ तो उसको तारीफ कम, बट लेग पुलिंग ज़्यादा होती है कि इतना अच्छा गाना कैसे बना लिया यार, उसको तो व्यूज़ ही नहीं देंगे, इसको तो आगे ही नहीं बढ़ाएंगे, उसको शेयर ही नहीं करेंगे, उसको सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे। दिस हैज़ बिकमिंग अ ट्रेंड इन ओडिशा नाउ, आई हैव सीन, बट स्टिल वी शुड नॉट स्टॉप। आई ऑलवेज फील कि वी शुड नॉट स्टॉप, वी शुड नॉट गिव अप। आप बनाते जाओ, भगवान देखेगा कि हाँ ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक गाना अगर लोग सुन लिए या ज़्यादा व्यूज़ हो गया तो वो जानने लगेंगे कि ऐसा भी उड़ीसा में स्टैंडर्ड है और लोग गाना बनाते हैं। मैं कहीं पे सुन रही थी कि एक ज़माना था कि नदीम श्रवण और जतिन ललित इन लोगों का जैसे ज़माना आया, फिर उसके बाद इस्माइल दरबार, ये सब का ज़माना आया। ये सब काइंड ऑफ सबके अलग अलग सेंस है, सबके अलग अलग टेस्ट है म्यूज़िक में। हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तड़प तड़प, कितने सारे अच्छे गाने हैं। बट जब AR रहमान आया, उन्होंने एकदम चेंज ही कर लिया, राइट, इंडस्ट्री को, कि ऐसे भी गाना बन सकता है। तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, मुझे लगता है। इट्स माई बिलीफ, माई पॉजिटिव थिंकिंग कि टाइम लगेगा, बट हमें हार्ड वर्क तो करनी है, नए गाने बनाने हैं
नया क्रिएटिविटी बनाना है। एंड क्वालिटी कंटेंट बना। हाँ बिल्कुल, एक चीज़ है जो कि हम म्यूज़िक में हारमनी बोलते हैं। हारमनी होता है जैसे एक ही टाइम पे एक लाइन को ऊपर गाते हैं और नीचे भी गाते हैं, उसको कंबाइन करते हैं। जब वो हर कोई सिंगर नहीं गा पाता है, बट हमारे बहुत सारे गाने, अगर आप परिचय टीम, दिस इज़ माई पेज, यूट्यूब चैनल एंड पेज, अगर मेरे गाने सुनेंगे तो व्हेन वी कंपोज, बिकॉज भगवान ने मुझे वो क्वालिटी दी है, मैं हारमोनी में, नॉर्मली वो कॉयर गाते हैं राइट, कोरस में गाते हैं, मतलब लीड सिंगर गा रहे हैं और पीछे पीछे बैक गा रहे वॉइस हैं, होता है, अलग सुर chorus, में गाते right, करते हैं। right. बट मैं अकेली सिंगर, वो कंपोज अजय ऐसे करता है कि मैं ऊपर नीचे करके हम कंबाइन करते हैं, तो वो लगे कि बहुत कोरस पे भी गा रहे हैं अच्छा, या स्मेल भी गा okay. रहे हैं। दैट्स अगेन क्रिएटिविटी इन म्यूजिक विच पीपल शुड एक्सेप्ट कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, ना कि ये सोचे कि क्यों ऐसा बना रहा है, क्या ज़रूरत है। हर किसी ज़रूरत का आंसर नहीं होता है। राइट। So, हमारी जो वर्ल्ड है ना, वो बहुत मतलब मटेरियलिस्टिक है हर चीज़ से। द पीपल हु आर सीन मोर, इवन इफ इन द रॉन्ग न्यूज़ और इन अ गुड न्यूज़, लोग उसको और थोड़ा सा तड़का लगा के और बढ़ा देते हैं। बट द पीपल हु डिज़र्व द क्रेडिट्स, डिज़र्व द, दे आर पार्ट ऑफ लाइक गुड थिंग्स फ्रॉम द क्राउड टू बी हर्ड, लेकिन वो चीज़ सुनने को बड़ा कम मिलता है। आई हैव ऑलवेज सीन यू पीपल वर्किंग हार्ड, एंड परिचय इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अगर आपको क्वालिटी म्यूज़िक सुननी है, आई हैव सीन लाइक, क्योंकि मैं एक और शो करती हूँ, लाइव शो वो होता है, बहुत लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं पर्सनली कि वी वांट टू हियर मोर अबाउट लाइक क्लासिकल सिंगिंग ऑफ ओडिशा एंड ऑल, पीपल वांट टू हियर इट, वी डोंट सर्व देम, दैट्स द प्रॉब्लम। हम यहाँ बड़ा इजीली बोल देते कि ऑडियंस नहीं सुनेगी, बट ऐसा नहीं है। और हमें ये भी लगता है कि उड़ीसा में सिंगर नहीं है, या किसी अगर बड़े लोगों को पूछ लो कि अगर आप नए लोगों को चांस क्यों नहीं देते हो, तो किसी का आंसर आता है कहाँ है लोग हैं जिसे हमें ढूंढना पड़ेगा या हमें हंटिंग करना पड़ेगा, लोग हैं, आप जिसको चांस नहीं दे रहे हो। या किसी को अभी जैसे मुझे पूछा जाए कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मुझे किसी का हाथ पैर नहीं पकड़ना है, वो मेरी एटीट्यूड है। तो अगर मेरी एटीट्यूड है और आप जानते हो कि अच्छा सिंगर है, ऐसा नहीं है कि आप बुला लो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा आपका, राइट। मैं खुशी खुशी आऊँगी, बिना पैसे भी काम करूँगी, बिना पैसे भी गा सकती हूँ, क्योंकि हमें सबको कहीं ना कहीं एक मौका चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, नहीं तो हम खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, जो हम अभी कर रहे हैं। हर कोई आजकल अगर वेट करता रहेगा कि कोई बुलाए तभी मैं गाऊंगा, ये कोई तो खुद क्यों नहीं करेंगे, राइट। वैसे आपने तो हमेशा अपने लिए खुद का पाथ खुद ही बनाया है। यू आर द वन हु हैव क्रिएटेड योर पाथ एंड इज वर्किंग ऑन दैट। सो post everything that you have served to us on this platter of choice that matters, मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहूँगी फॉर ऑल द वुमेन्स आउट देयर, क्योंकि अगर हम देखें, थोड़ा कंपैरिजन करें, तो 10 years बैक डिवोर्स रेशियो वाज नॉट दैट मच, लेकिन अभी बहुत कॉमन है। मतलब इतना कॉमन है कि आई थिंक जितना वेडिंग्स नहीं होता होगा उससे ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं ईच ईयर। एंड समहाउ अगर कोई डिवोर्स नहीं दे रहा है, वो भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है, लेकिन एडजस्ट कर रहा है, बस रह रहा है। तो टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर, टू द वुमेन्स हु आर बीइंग सिंगल फॉर एनी रीजंस, अभी भी क्वेश्चंस उठते हैं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन उठना कभी कम नहीं हुआ, डिवोर्स रेशियो बढ़ गया, दैट्स द अनदर पार्ट ऑफ स्टोरी। सो उनके लिए आपका सजेशंस, वर्ड्स क्या रहेंगे? आई रियली अप्रिशिएट यू कि ये प्लेटफॉर्म बनाया, द नेम इटसेल्फ चॉइस दैट मैटर्स, राइट। एक इतना अच्छा स्टेटमेंट है, इतना अच्छा डेफिनेशन है, ये यही बोल रहा है कि अपने आप को देखो और अपने आप को ही चॉइस ढूंढना पड़ेगा कि मैं क्या चाहती हूँ, ना कि मैं 5 लोगों को सोच के करूँगी। अगर मैं सुनने पे चली गई, मैंने ये सुना या लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, उसके दबाव में आके अगर हम लाइफ जीने लगें तो वी कैन नॉट मूव ऑन। अगर मैं उस दबाव पे रह जाती तो शायद मैं इतना नहीं आ पाती, या मैं इतना कॉन्फिडेंट गेन नहीं कर पाती, या मैं इतना लोगों को सिखा नहीं पाती, इंस्पायर नहीं कर पाती, या मोटिवेट नहीं कर पाती, राइट। तो हमें कहीं ना कहीं वही है कि हमें अपना चॉइस खुद को ढूंढना पड़ेगा, और वो चॉइस को पॉजिटिवली लेके ही आगे जाना है। Absolutely. उसमें 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, 100% ट्रस्ट, 99% ट्रस्ट भी नहीं होगा, 99 मतलब 0, 100% बिलीव, 100% ट्रस्ट, तभी जाके हमारा चॉइस जो मैटर करता है, that could be turned into choice that matters, right? इतना सारा बातचीत हम कर लिए, बट आई एम नॉट सैड,
आई एम स्टिल हैप्पी एंड आई रादर चूज़ टू बी हैप्पी। मैं ये शेयर करने में भी खुशी मुझे मिलती है कि ये लाइफ एक्सपीरियंस से कोई कुछ सीख ले। शायद ही कोई वुमेन या कोई लेडीज़ अगर इस हालात पे गुज़र रहे हैं, बिल्कुल गुज़र रहे हैं, कोई डिप्रेस हो जाता है, कोई दुखी हो जाता है, कोई सालों साल महीने महीने रोते रहते हैं बिना कुछ काम किए या बिना सोचे कि वो खुद कितना आगे बढ़ सकता है। हर किसी में कुछ ना कुछ कला है, हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट है, नहीं है तो सीखना है, सीख के आगे बढ़ना है। राइट। बट घर बैठे तो रोते रोते तो नहीं रहेंगे, ये थोड़ी ना लिखा हुआ है कहीं पे कि लेडीज़ लोगों को घर में रोते रहना है। This was one of those things which I always wanted to hear from a lady, from a person who have been through so much. So I absolutely love you, Di, for everything that you have become. That's it, and nothing more to say. And मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि अगर आप किसी को जानते हो जो कि इस तरीके के सिचुएशन से गुजर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ उनकी लाइफ में हो रहा है जिनसे उनको आप समझा नहीं सकते क्योंकि nobody has been into that condition, but you know that someone has been into such condition and can teach them something and at least give them inspiration about something, then please share the story. Also, thank you so much Swapna Di for telling us everything and at least thinking of us that we could know your story. Thank you so much for that. Thank you so much for inviting me here और ये बोलने का मौका देने के लिए कि लाइफ में क्या हुआ लोग, मैं यही आशा करती हूँ या मैं ये होप करती हूँ कि इस अगर किसी का, मुझे नॉर्मली पेशेंस नहीं है इतना लंबा शो देखने के लिए, बट मैं आपकी बहुत सारी इस शो को देखी हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया और मैं देखी भी हूँ और मैं ये सबको बोलूँगी भी, कोई बोर ना हो और पूरा एपिसोड देखिए। अगर कुछ सीख सकते हैं तो प्लीज़ सीखिए और आगे बढ़िए। Thank you so much. But how can we leave you without listening to something from you? And परिचय के बारे में हम लोग सारे डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। आप लोग अगर कनेक्ट करना चाहें इस ऑर्गेनाइजेशन से, इफ़ यू आर इनटू सिंगिंग और यू वांट टू डेवलप योर सिंगिंग स्किल्स, यू कैन कनेक्ट टू देम। एंड परिचय की तरफ से, स्वप्ना दी की तरफ से एक प्यारा सा गाना एज द क्लोजिंग लाइन्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंगिंग। ये एक यहाँ पे हमारे जितने सारे हैं हमारे टीम मेंबर्स, उनका फरमाइश था कि ये तेलुगु गाना हो जाए और हैप्पी हैप्पी वाला गाना हो जाए। ये सबकी फेवरेट है एक्चुअली। जब हम इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो हैप्पी डेज़ बॉयज़ ये सब बहुत फेमस था, तो हैप्पी डेज़ का एक गाना बहुत फेमस है, वही गा लेती हूँ। विडुकोले वेदिकैना విడలేని స్నేహమైన అనంతమో వసంతలో what a voice. So everybody, I hope you love the episode. Stay tuned for the next episode with amazing guest with us. As always, we bring in story which is definitely relatable to all of us and बहुत सारे twists and turns के साथ. Once again, thank you so much Dee for giving us time and I hope you enjoyed the episode. Thank you. Thank you.